आसमान से तेज बारिश गिर रही थी। बिजली की चमक में एक टूटी हुई झोपड़ी के सामने एक विशालकाय साया खड़ा था। ये जमींदार ठाकुर गजराज था। उसके चेहरे पे रहम का एक कतरा भी नहीं था। उसके हाथ में लोहे की नोक वाली एक भारी लाठी थी। उसके पीछे दो पहलवान जलते हुए मशाल लिए खड़े थे, जिन पे बारिश की बूंदें छन छन करके पड़ रही थी। पीछे बंधे हुए बैल घबरा के चिल्ला रहे थे। इंसानियत एक ऐसी चीज है जो मौत के बाद नहीं, जीते जी ही मर जाती है। इस गांव में इंसानियत का कातिल एक ही था, जमींदार ठाकुर गजराज। कीचड़ में घुटनों के बल गिरा मनोहर कांप रहा था। उसने रोते हुए जमींदार की धोती पकड़ ली। सरकार, रहम कीजिए, फसल पूरी बर्बाद हो गई है। ये दो बैल ही मेरी आखिरी उम्मीद है। इन्हें ले जाएंगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जमींदार ने घृणा से उसकी ओर देखा। अपने भारी जूते से मनोहर की छाती पे एक जोरदार लात मारी। मनोहर कीचड़ में जा गिरा। बही खाता उम्मीद पे नहीं चलता। तेरा बाप कर्ज छोड़ गया है, उस पे चक्रवर्ती सूद लगा के अब रकम तेरी औकात से बाहर है। तेरे बच्चों की भूख मेरी समस्या नहीं है। बैल खोल दो। पहलवानों ने भूखे बैलों को खोल दिया। नहीं सरकार, मेरे प्राण ले लीजिए, पर बैल छोड़ दीजिए। जमींदार एक रूखी सी हंसी हंसा। तेरे प्राण की कीमत बाजार में कौड़ी बराबर भी नहीं है। चल अब हट। जमींदार अपनी लाठी टेकता हुआ वहां से निकल गया। उसके चलने की आवाज खिट 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 पत्थरों पे गूंजती रही। मनोहर कीचड़ में पड़ा रोता रहा और आसमान से बारिश गिरती रही। वक्त बीता। गांव सूखा पड़ गया। एक रात अपनी बड़ी हवेली के अंधेरे कमरे में जमींदार अपने बिस्तर पे तड़प रहा था। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था, जैसे उसने जितना खून चूसा हो वो सब फेफड़ों में भर आया हो। वैद्य आए, हकीम आए, पर कोई भी बीमारी समझ नहीं पाया। जमींदार ने खांसते हुए काले खून का एक बड़ा लोफड़ा सफेद चादर पे थूका। उसका हाथ अपने लाल बही खाते की तरफ बढ़ा, पर उसकी आंखें पलट गई। एक भयानक दर्द और लालच के साथ उसने आखिरी सांस ली और मर गया। जमींदार की मौत की खबर आग की तरफ फैली। गांव वालों ने सोचा कर्ज का बोझ उतर गया, शैतान मिट्टी में मिल गया। उन्होंने खुशियां मनाई, पर वो भूल गए कि कुछ शैतान मिट्टी में दफनाने के बाद भी नहीं मरते। कुछ दिनों के बाद एक रात चारों तरफ घना अंधेरा और धुंध थी। कुत्तों के रोने की आवाज के बीच धुंध से एक आवाज आनी शुरू हुई। खिट खिट खिट। एक साया उभरा। ये जमींदार की सड़ी हुई लाश थी। उसकी खाल लटक रही थी, आंखें खोखली थी और उसके एक हाथ में लाल बही खाता था जिससे खून टपक रहा था। वो चलते हुए मनोहर की झोपड़ी तक पहुंचा। दरवाजा बिना आवाज से खुला। सोते हुए मनोहर के पैरों पे एक ठंडा सड़ा हुआ हाथ पड़ा। मनोहर की चीख निकलने से पहले ही एक भयानक हड्डी टूटने की आवाज आई। अगली सुबह मनोहर की झोपड़ी के बाहर भीड़ जमा थी। मनीष नाम का एक जवान लड़का भीड़ चीर के अंदर घुसा। मनोहर बिस्तर पे पड़ा था। उसके चेहरे पे मौत का खौफ जमा था। उसकी दाई टांग बुरी तरह से चीर दी गई थी और वहां से पिंडली की हड्डी, शिन बोन पूरी तरह गायब थी। जमींदार अपना मूल हड्डियों के रूप में वसूल रहा था। एक हफ्ते में 3 लोग मारे गए। सबकी हड्डियां निकाल ली गई थी। मनीष भाग के अपने घर आया और फर्श के नीचे से एक पुराना कागज निकाला। ये उसके मरे हुए बाप का कर्ज का पन्ना था, जिसपे जमींदार की मोहर थी। मनीष समझ गया, अगला शिकार वो खुद है। जमींदार अपने कर्ज के बराबर हड्डी निकाल रहा था। उसी रात मनीष ने अपने दरवाजे पे भारी सामान रख के उसे बंद कर दिया। उसके हाथ में एक तराती थी और वह बुरी तरह कांप रहा था। दीवार पे लगी घड़ी में रात के 3 बजने का घंटा बजा।
एकदम सन्नाटा छा गया। कीड़ों की आवाज बंद हो गई और फिर दरवाजे के बाहर आवाज आई, खेट खेट खेट। आवाज रुकी और दरवाजे पे 3 भारी दस्तक हुई। मनीष, दरवाजा खोल, हिसाब का वक्त आ गया है। मनीष रो रहा था। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? तेरे बाप का बाप, तेरा मूल और सूद दोनों लेने आया हूं। दरवाजा खोल, वरना तेरी पसलियां तोड़ के अंदर आऊंगा। दरवाजे के दरार से मनीष ने वो लाल बही खाता और जमींदार का सड़ा हुआ चेहरा देखा। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मालिक, मेरे बाप ने जिससे कर्ज लिया था वो पैसे थे। आप भूत हैं, आपको क्या चाहिए? पैसा मिट्टी हो जाता है और हड्डी और खून हमेशा रहता है। तेरे बाप की टांगे बही खाते में चढ़ी है, वो गुजर गया, अब तेरी टांगे कटेंगी। मनीष ने चालाकी दिखाई। पर मालिक, नियम कहता है कर्जदार की मौत के बाद उसकी दफनाई हुई आत्मा और शरीर पे आपका हक है। मेरे बाप की लाश पहाड़ी वाले कब्रिस्तान में है, वहां जाइए, मेरा कर्ज उन्हीं हड्डियों से पूरा कीजिए। बही खाता मेरे नाम से नहीं है। वो साया अब नहीं बही खाते के नियम से बंधा था। उसने अपनी सड़ी हुई गर्दन हिलाई। नियम, हाँ, नियम सर्वोपरि है। उसके चलने की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। मनीष फर्श पे गिर पड़ा। वो एक रात बच गया था। मनीष जानता था कि भूत रुकेगा नहीं। स्मशान में हड्डियां मिट्टी बन चुकी होंगी और जब जमींदार को ये पता चलेगा तो वो दुगने गुस्से से आएगा। अगले दिन मनीष ने जंगल से एक अघोरी तांत्रिक और गांव के एक सिद्ध भगत को बुलाया। सूरज ढलते ही उन्होंने मनीष के घर में खून से यंत्र बनाए, तेल गरम किया और दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठ गए। रात के ठीक 3 बजे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। बाहर हवा तेज हो गई। इस बार चलने की आवाज नहीं, सीधे एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। मनीष, तेरे बाप की हड्डियां मिट्टी बन चुकी है। बही खाते का नियम कहता है कि जब मूल नष्ट हो जाए तो सूद वसूलना होता है। अब मुझे सिर्फ तेरी हड्डी चाहिए, तेरी दोनों टांगे और तेरी रीढ़ की हड्डी चाहिए। भारी लकड़ी का दरवाजा एक ही झटके में टूट के अंदर गिरा। जमींदार का भूत अंदर आया। उसका आधा चेहरा कंकाल था। लाल बही खाता हवा में तैर रहा था और उसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। पर तभी तांत्रिक ने तुरंत अपनी जगह से उठ के काली विभूति जमींदार पे फेंक दी। ओम क्रीम क्रीम पिशाचाय भस्माना कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्रीम क्रीम पिशाचाय भस्माना कुरु कुरु स्वाहा। विभूति लगते ही जमींदार पे नीली आग लग गई, पर वो रुका नहीं। वो आग के बीच से ही मनीष की तरफ बढ़ने लगा। भगत चिल्लाया, पीछे हट मनीष, इसकी आत्मा इसके बही खाते में बंधी है। भगत ने फिर उबलता हुआ अलौकिक तेल सीधा हवा में तैरते लाल बही खाते पे फेंक दिया। एक भयानक धमाका हुआ। जमींदार तरफ के चीखने लगा। उसकी सड़ी हुई खाल पिघलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो भूत और उसका बही खाता जल के राख हो गया। फर्श पे सिर्फ एक काला निशान रह गया। मनीष ने फिर चैन की सांस ली। वो बच गया था। सुबह हो रही थी। तांत्रिक और भगत अपना अपना सामान लेके वहां से निकल गए। जाते हुए तांत्रिक ने मनीष से कहा कि आत्मा जल गई, पर मूल जल सकता है, कर्ज नहीं। मनीष अकेला उस राख के ढेर को देख रहा था। अचानक वो राख हवा में घूमने लगी। देखते ही देखते उस काली राख में एक बही खाते का रूप ले लिया। अब ये बही खाता एकदम काला था
और उसमें से लाल रोशनी निकल रही थी। कमरे में एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, शरीर जलता है मनीष, वही खाता नहीं। कर्ज जब तेरे खून में लिखा जा चुका है, तुझसे नहीं तो तेरे आने वाले बच्चों से वसूलूंगा, पर वसूलूंगा जरूर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।